इम्पेयरमेंट का जो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका बेसिकली ये बोलना है कि अगर at any point of time you feel is very important. If at any point of time you feel, specifically at the end of the year you have to feel कि आपकी असेट का कैरिंग अमाउंट यानी बैलेंस शीट वैल्यू उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो गया है, आपकी असेट का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो गया है या ज्यादा है, तो आपको असेट के कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट तक ले जाने के लिए आपको एक लॉस का अकाउंटिंग करना पड़ेगा जिसका नाम इम्पेयरमेंट लॉस है। कहने का मतलब है योर असेट इज इम्पेयर्ड if the recoverable amount of the asset is less than the carrying amount of the asset. WDV of the asset से, carrying amount WDV को बोलते हैं, उस asset से मिलने वाला आज के दिन जो पैसा है वो अगर कम है, WDV ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कैरिंग अमाउंट 400 करोड़ है और रिकवरेबल अमाउंट 290 करोड़ है, तो आपको कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट तक ले जाना पड़ेगा सो दैट योर कैरिंग अमाउंट बिकम्स इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट। और इसको ले जाने के लिए जो आपको 110 करोड़ रुपीस के लॉस का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, उस लॉस का नाम है इम्पेयरमेंट लॉस। सो इम्पेयरमेंट ब्रिंग्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इक्वल टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। इम्पेयरमेंट हैपेंस व्हेन द कैरिंग अमाउंट of an asset is more than its recoverable amount. कहानी क्लियर? इम्पेयरमेंट का डिस्कशन तब आया या क्यों आया मैं आपको बताता हूं कि डेप्रीसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो असेट के यूज के हिसाब से आप डेप्रीसिएशन देते हो कि मैं असेट को यूज कर रहा हूं, मैं डेप्रीसिएशन दे रहा हूं, आई एम यूजिंग द असेट इज गेटिंग डेप्रीसिएटेड। लेकिन डेप्रीसिएशन इस एंगल को केयर नहीं करता या इज्जत नहीं देता या कंसीडर नहीं करता कि असेट से होने वाला कैश फ्लो कम हो गया है। असेट 10 साल का है, 2 साल गुजर गया 20% डेप्रीसिएशन, 4 साल गुजर गया 40% डेप्रीसिएशन, पर 2 साल गुजरने के बाद 90% डेप्रीसिएशन भी तो हो सकता है। अगर असेट की औकात ही खत्म हो गई तो, जिस असेट से आप जो आउटपुट बनाते थे वो आउटपुट ही ऑब्सोलीट हो गया तो, अगर असेट में फायर लग गया तो, फिजिकल डैमेज हो गया तो, अर्थक्वेक हो गया तो वो सब जो लॉसेस हैं उन लॉस का अकाउंटिंग करने के लिए इंपेयरमेंट का इंड एस बनाया गया। अब आओ अगला पॉइंट में। इंपेयरमेंट जैसे डेप्रीसिएशन का अकाउंटिंग एवरी ईयर कंपलसरी होता है ना, वैसे इंपेयरमेंट एवरी ईयर कंपलसरी नहीं होता। इंपेयरमेंट इज वेरी मच सिचुएशन बेस्ड। कुछ होगा तभी इंपेयरमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे डेप्रीसिएशन तो कुछ हो या नहीं हो, एवरी ईयर आपको डेप्रीसिएशन का अकाउंटिंग करना ही करना है। इंपेयरमेंट ऐसा नहीं। तो सर इंपेयरमेंट कैसा है? इंपेयरमेंट के लिए मैनेजमेंट को एवरी ईयर एंड, थोड़ा इस तरफ आ जाओ ना बेटा, इंपेयरमेंट के लिए मैनेजमेंट को एवरी ईयर एंड ये चेक करना पड़ेगा कि वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट और नॉट। क्या बोला मैं? वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट और नॉट। इफ नो इंडिकेशन एग्जिस्ट, आपको इंपेयरमेंट का टेस्ट भी नहीं करना, ये वाला काम भी नहीं करना। फॉरगेट अबाउट अकाउंटिंग, आपको सोचना भी नहीं है, जस्ट मूव अहेड, गो टू द नेक्स्ट ईयर बिजनेस करो, फिर नेक्स्ट ईयर एंड में सोचेंगे। अगर आपको इस ईयर एंड में कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला तो इंपेयरमेंट की कहानी को ना आप बुखार की तरह देख सकते हो। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, आप गए घर में सोने, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप सोने गए, ठीक है। अब क्योंकि आपकी तबीयत खराब लग रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सोना चाहते हो, रेस्ट लेना चाहते हो, 6 बजे घर चले गए हो, नहीं तो 9 बजे जाते हो, तो इसका मतलब कुछ है। कुछ है तो मलेरिया का, डेंगू का टेस्ट करा लो ना, नहीं समझे?
टेस्ट करा लो, अगर रिपोर्ट आया पॉजिटिव कि हाँ आपको मलेरिया है तो फिर इलाज करवा देंगे, नहीं आया तो बढ़िया है। लेकिन अगर सब कुछ फिट है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो आदमी थोड़ी रोज रोज टेस्ट करवाता फिरता है। अब आप समझे क्या कहानी है कि इफ यू फील, जो मैंने बोला ना यू फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, रदर एनी पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं, ईयर एंड में फीलिंग करना पड़ता है। अगर आपको लगे कि देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, तो आप असेट को इंपेयरमेंट के टेस्ट पे डाल दो। अगर इंपेयरमेंट हुआ तो इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग कर दो, नहीं हुआ तो मूव फॉरवर्ड, फिर अगले साल देखेंगे। और अगर इस साल कोई इंडिकेशन ही नहीं है, इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो आपको इंपेयरमेंट के बारे में सोचने का भी जरूरत नहीं है। अब सर ये इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट क्या होता है, कैसे पता चलता है, इसका तो लंबा कहानी चलेगा, इसको लेकर के वी हैव टू टॉक अ लॉट। बट बिफोर दैट मुझे 2-3 लाइन और बोलना है कि से ईयर एंड 31 मार्च 22, ये साल का एंड है। मैंने देखा मेरा एक असेट है से प्लांट एंड मशीनरी, मान लीजिए इस असेट का कैरिंग अमाउंट है 500 करोड़, और मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है। लास्ट ईयर एक तो शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो इसमें भी फायर पकड़ लिया था, और प्लस इससे जो आउटपुट निकलता है ना उसका मार्केटेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आने लग गया है। तो हम 31/3/22 को देखा कि भाई इसका रिकवरेबल अमाउंट निकाला जाए। क्या निकाला जाए? रिकवरेबल अमाउंट। तो मैंने पूछा इंड एज 36 से कि रिकवरेबल अमाउंट होता क्या है, तो उन्होंने बोला हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज, और दोनों ही प्रेजेंट वैल्यू पे है, क्योंकि ये आज के दिन का निकल रहा है। एज ऑन 31/3/22 इफ वी सेल हाउ मच विल वी गेट। हम सेल कर नहीं रहे हैं, इफ वी सेल हाउ मच विल वी गेट, क्योंकि हमको इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करना, बेचना थोड़ी है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग द कैरिंग अमाउंट इक्वल टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई एम नॉट सेलिंग माई एसेट, आई एम फाइंडिंग द नेट सेलिंग प्राइस। सर नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, इसका रूल्स रेगुलेशंस, वो अभी थोड़ी देर के बाद आएगा। या चलो मैं अभी बताता हूं। नेट सेलिंग प्राइस मींस एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ द असेट लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू मेक द सेल। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब जो अभी आप करने वाले हो, इसमें फिनांस कॉस्ट नहीं लेना और टैक्स एक्सपेंस नहीं लेना। इस एसेट बेचने से कैपिटल गेन टैक्स भी तो लगता है ना, वो सब नहीं लेना है, फिनांस कॉस्ट नहीं लेना है। नॉर्मल जो सेलिंग एक्सपेंस है बेचने वाला वो लेना है। तो सर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट को कर दोगे तो आपको आपकी असेट का नेट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है सर? अगर अच्छा मार्केट नहीं रहा तो, पता नहीं चला तो, असेट इस तरह का है कि कोई सेलिंग प्राइस ही पता नहीं चल रहा है, असेट इतना ज्यादा कस्टमाइज्ड है कि मार्केट ही पता नहीं चल रहा है, तो मत निकालो इसको, वैल्यू इन यूज पे फोकस करो। खाली वैल्यू इन यूज विल बिकम योर रिकवरेबल अमाउंट इन केस नेट सेलिंग प्राइस इज नॉट डिटरमिनेबल। तो ये घबराने वाला बात नहीं है, सोल्यूशन हो के रहेगा। सर वैल्यू इन यूज क्या है? इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ द असेट टुगेदर विद द स्क्रैप रियलाइजेशन एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ। सर फिर से बोलिए, अगर इस असेट को मैं आज के बाद, आज मतलब कौन सा दिन है? 31 मार्च 22, आज के बाद अगर मैं लगातार यूज करूं और यूज करने के बाद स्क्रैप के रूप में बेच दूं, तो मेरे को फ्यूचर में जितना भी कैश इनफ्लो आएगा उसका अगर मैं डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंटिंग कर दूं तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, इसमें यूज वाला सारा कैश इनफ्लो होना चाहिए और प्लस स्क्रैप भी होना चाहिए। ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज टू बी एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम द कंटिन्यूअस यूज ऑफ द असेट टुगेदर विद द स्क्रैप विल बी डिस्काउंटेड यूजिंग ए सुटेबल डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट के लिए भी सुंदर लेसन है, फ्यूचर कैश फ्लो में क्या लेना क्या नहीं लेना उसके लिए भी सुंदर लेक्चर है, वो सब आपको दिया जाएगा अभी। और जो आंसर आया दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब मान लो नेट सेलिंग प्राइस आया 264, वैल्यू इन यूज आया 329, इन दोनों में विचेवर इज हायर लेना है। ये सोचना भी नहीं है कि मैं यूज करने वाला हूं, मैं बेचने वाला हूं।
इन दोनों में विचेवर इज हायर लेना है, बस आप हायर ले लीजिए चुपचाप। हायर इज 329, तो लिख दीजिए रिकवरेबल अमाउंट इज 329। अब आप देखिए कैरिंग अमाउंट 500 है, रिकवरेबल अमाउंट 329 है, तो 171 लाख रुपीस का या करोड़ रुपीस का लॉस है। इस लॉस का अकाउंटिंग कर लीजिए, इंपेयरमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं होता है क्या, वैसे ही इंपेयरमेंट होता है, डेबिट होता है P&L में। तो आप एंट्री मारो इंपेयरमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट अकाउंट, या फिर टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। आजकल तो कॉर्पोरेट में तो प्रोविजंस बनाते हैं ना, तो इंपेयरमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट अकाउंट, और असेट से लेस करके बैलेंस शीट में दिखा दो और इस इंपेयरमेंट लॉस को P&L में डाल दो।